चलिए शुरू करते हैं जी आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंडीशन, देख रहे थे कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, दो प्लेन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, दो प्लेन परपेंडिकुलर, यही सब पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। एक लाइन एक प्लेन अगर पैरेलल है परपेंडिकुलर तो क्या क्या कंडीशन बनेगा। तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर दो प्लेन पैरेलल है तो दोनों का नॉर्मल भी पैरेलल होगा, दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होगा। बताओ जी अतहर, एक प्लेन और एक लाइन पैरेलल है तो क्या कंडीशन बनेगा? बोलो जी अतहर, एक प्लेन और एक लाइन पैरेलल है क्या कंडीशन बनेगा? सोच के बताओ। बोलो जी आबिद, अबूद ने बता पाया परपेंडिकुलर होगा, इतना सा जानना है। एक प्लेन और एक लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा बोलिए? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर यानी एम बी जो भी कहिए आप, दोनों का डायरेक्शन रेशियो का अनुपात बराबर होगा। इसको रटना एकदम नहीं है ना तो भूल जाइएगा फिर। और दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं बोलिए? दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं जल्दी बोलिए? उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो से हमको मतलब है सर, है ना। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मतलब है cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 करके जोड़ देंगे या नीचे उसी का मैग्नीट्यूड। बस हम थोड़ा रिकॉल करा रहे हैं आपको, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है यही सब पढ़ा है। अब आज बारी है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। एक लाइन और एक प्लेन के बीच का हम लोग सीखेंगे एंगल निकालना। आज का टॉपिक भी छोटा ही सा है जी, कल का भी टॉपिक एकदम छोटा ही है। फटाफट सारा सवाल आप लोग बना लीजिएगा, कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। सारा कंडीशन मैंने आपको बता ही दिया है। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। चलिए हेडिंग डाली तो एंगल बिटवीन, उसको अभी ना देखना है, उसमें ना फिगर है। फिगर बनाया था क्या? हाँ इसमें बनाया, नई किताब में फिगर है। फिगर है नई किताब में? तुम्हारी पुरानी किताब है क्या? देखो तो नई किताब में तो फिगर है दिया हुआ, तुम्हारी किताब में है जी फिगर? पेज नंबर निकालो 1221 एंगल बिटवीन है लाइन एंड ए प्लेन। कोई बात नहीं है, उसके फिगर से अच्छा हम लोग फिगर बनाएंगे यहाँ पर और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा अभी फिगर देखने में भी इसका। सुनो देखिएगा ज़रा ध्यान से। मान लेते हैं हमारे पास ये एक प्लेन है, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। ये सर एक प्लेन है, ये है ब्लू वाला प्लेन। अब इस प्लेन से अगर कोई लाइन पैरेलल है तब तो कंडीशन आप जानते हैं क्या होना है। परपेंडिकुलर है तब भी आप जान रहे हैं, जो कल डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में, नहीं जान रहे हैं? पर पैरेलल होगा तो नॉर्मल और वो वाला पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा, रेशियो का अनुपात बराबर हो जाएगा। इस बार कह रहा है कि नहीं, अब ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, बीचों बीच में भी तो कोई एंगल बना सकता है। कोई ज़रूरी है कि हमेशा पैरेलल ही हो, हमेशा परपेंडिकुलर ही हो? तो कुछ भी तो हो सकता है। तो इस बार हम मान रहे हैं कि ये जो हमारे पास प्लेन है और ये जो लाइन है आपस में कुछ ना कुछ एंगल बना, टेढ़ा है। टेढ़ा है एकदम, बिल्कुल ना ही सीधा है पैरेलल ना ही कैसा है परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ मामला चल रहा है। देखो तो ये फील आया कि अंदर से क्रॉस करके ये लाइन निकल गया है, तो जब अंदर से क्रॉस करके ये लाइन ऊपर चला गया है तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा इसने, है ना जी। कल भी दिखाए थे इसका आपको डायग्राम कि ऐसा ऐसा कुछ मामला चल रहा है। देखो जी, यही हमारे पास वो लाइन है जो इस प्लेन के साथ एक एंगल फॉर्म करेगा। तो प्लेन के साथ एंगल कैसे बनेगा? प्लेन पर जो लाइन पैरेलल होगा उसी के साथ एंगल बनाएगा। जो भी लाइन प्लेन पर पैरेलल होगा लाइन उसी के साथ एंगल बनाएगा। जैसे हम पूछेंगे ये प्लेन ये लाइन एंगल कैसे बनाएगा, तो इस प्लेन के साथ मतलब इस प्लेन पर एक लाइन खींच दो ऐसे करके तो पता चल जाएगा सर इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा होगा वही उस प्लेन के साथ बनेगा। तो यहाँ तो हमको 3D में दिखना ना, हमको लग रहा है कि यहाँ एंगल कैसे बन रहा है सर, ऐसा एंगल बन रहा है सर। तो यहाँ पर एक लाइन पैरेलल खींच दीजिए ताकि आपको अच्छा फील आए कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा सर वो असल में इस वाले लाइन के साथ जो बन रहा होगा। इस प्लेन पर बहुत सारा लाइन होगा, हम एक सीधा लाइन बना रहे हैं ताकि आप उसको देख पाएँ कि हाँ सर ये वाला एंगल असल में है। इस प्लेन और इस लाइन के बीच का एंगल पूछेंगे तो यही वो एंगल है जो आपको निकालना। क्या फील कर पाए इसको? इस प्लेन और लाइन के बीच का एंगल यही वाला है हमारे पास। देखो हाँ फील कर पा रहे हैं इसको? ये हमारे पास प्लेन है, ये अंदर से घुसा है बाहर निकला है और ये प्लेन ऐसे करके रखा हुआ है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है। ठीक है, अब सुनो, इस प्लेन का एक नॉर्मल होगा,
नॉर्मल कैसा होता है सर? प्लेन पर होता है परपेंडिकुलर, हमको लेकिन चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला और इस वाले प्लेन, पाए मान लेते हैं इस प्लेन का, इस प्लेन का नाम रखते हैं पाए। इसका नॉर्मल होगा जी, तो इसका नॉर्मल कहीं भी हो सकता है। इसका नॉर्मल मैंने अभी एक ठो बनाया यहाँ पर, ये नॉर्मल जितना भी होगा इस प्लेन पर नॉर्मल सबके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? एक नॉर्मल हम और बना रहे हैं, बल्कि एक ही तो नॉर्मल है, मान लो ये वाला यहीं पर बना रहे हैं। ये नॉर्मल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, प्लेन पर कहीं भी हो सकता है। प्लेन पर नॉर्मल कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। तो यहीं पर हम जानबूझ के बना रहे हैं ताकि इसमें कुछ हम लोग दिमाग लगा पाएँ एंगल निकालने के लिए। हाँ, जानबूझ के हम इस नॉर्मल को यहाँ शिफ्ट किए, देखने में अच्छा लगे। और देखो तो अब सही है, थोड़ा ठीक है, बना रहे हैं तो देखने में अच्छा भी लगना चाहिए। यही वो नॉर्मल है जो अंदर तक चला जाएगा जी, और पूरा क्रॉस भी कर जाएगा। मन करे पूरा क्रॉस करने का तो कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। ये वो नॉर्मल है, दिस इज़ नॉर्मल टू द प्लेन। चलो जी, अगर मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन दिया गया है ax प्लस में by अब प्लस में cz अब प्लस में d बराबर 0, ये है मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन। किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? r डॉट n अब बराबर में q लिख सकते हो, d लिख सकते हो, जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। चलिए, इस प्लेन का लाइन का इक्वेशन कैसा लिखेंगे? तो लाइन का इक्वेशन सर ऐसा हो जाएगा, r बराबर, अच्छा सुनो, एक तो ये हो गया नॉर्मल डायरेक्शन, एक ये लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो को मान लेते हैं a1 b1 और c1, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो को a1 b1 c1, और लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो उसको मान लेते हैं a2 b2 और c2। इस लाइन का भी होगा डायरेक्शन रेशियो। तो बता दीजिए कितना हो गया? r बराबर a1 हो जाएगा जिस प्लेन से पास कर रहा है, लैम्डा, और m हो जाएगा यहाँ पर m को लिखना होगा तो ऐसे करके लिखेंगे, है ना। इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, इसी इक्वेशन को दिखा रहे हैं हम आपको, अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a2 है ना, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b2 और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c2। तो ये हो गया प्लेन के लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ये हो गया प्लेन का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1। इतनी सी बात आई समझ में? अब ये जो एंगल बन रहा है यही वो एंगल है जो हमको निकालना है। इसका नाम रखते हैं O, इसका नाम रखते हैं A, इसका नाम रखते हैं B। ठीक है, एंगल हमारे पास जो बन रहा है तो प्लेन का ये बन रहा है हमारे पास। देखो, मान लेते हैं लेट एंगल बिटवीन प्लेन पाई एंड लाइन। ऐसा करो ना, पहले लिख दो ये सब बात जो हम लोग किए हैं। मान लेते हैं हमारे पास वी हैव, दोनों में से कोई भी फॉर्म आप लिख सकते हैं। वी हैव a1x b1y c1z और d बराबर 0 एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। एंड दूसरा हमारे पास है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a2, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b2, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c2 बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है। अभी रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, अभी फिगर में और कुछ करेंगे, 2 मिनट रुक जाए। अब बताइए, मान लेते हैं लेट हमारे पास, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है, लेट एंगल बिटवीन प्लेन पाई, जो भी लिख दो, एंड लाइन, हमारे पास जो लाइन है मान लेते हैं एल, इज मान लेते हैं ये है थीटा। ये कितना है? थीटा। तो हम कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए ओ बी यही अपना थीटा है। अब बताइए मुझको, ये प्लेन का है नॉर्मल, इसको सुनोगे, ये प्लेन का है नॉर्मल, तो प्लेन का नॉर्मल प्लेन पर कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल नाम है इसका। तो ये इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया 90 डिग्री। अगर हम मान लेते हैं ये वाला एंगल है फाई, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, ये वाला एंगल फाई है, तो बताओ तो थीटा प्लस फाई का मान कितना होगा? 90 हो जाएगा। तो हमारे पास प्लेन का तो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, वो परपेंडिकुलर ही होता है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, मान लेते हैं कि एंगल एन ओ ए हमने मान लिया इसको फाई। तो देन ज़रा मुझको बताइएगा, अगर हम थीटा और प्लस फाई को जोड़ देंगे तो ये तो 90 डिग्री बन जाएगा, पक्का पक्की सर। थीटा उधर भेज दीजिए, फाई का मान
है ना, अभी रुको अच्छा चलो निकालिए लेते हैं। अब हम यहाँ ऐसा कर रहे हैं कि फाई बराबर हमको असल थीटा पर पहुँचना, हमको थीटा पहुँचना है, तो फाई का मान निकाल लेते हैं। फाई बराबर 90, जहाँ पर फाई आएगा वहाँ पर बदल देंगे, 90 माइनस थीटा। अरे अगर ये 60 होगा तो ये 30 निकल जाएगा, ये अगर 50 होगा तो 40 निकल जाएगा, ये 70 होगा तो 20 निकल जाएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे का है, कंप्लीमेंट्री है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों का। अब सुनिए, अगर कोई आदमी आपसे कहे कि इस लाइन और इस वाले नॉर्मल के साथ एंगल निकालना, आपको अभी इसको भूल जाओ, आ जाएगा वो अपने आप। हम इन दोनों के बीच का एंगल निकाल के आप निकाल सकते हैं। ये भी एक लाइन है, इसका नॉर्मल आपको पता है A1 B1 और C1। ये भी एक लाइन है, इसका भी आपको डायरेक्शन रेशियो पता है, तो दो लाइन के बीच का एंगल ना निकाल सकते हैं आप। ये भी एक लाइन है, ये भी एक, ये है, ये हमारा, इसलिए हम बोलेंगे कॉस फाई। एंगल निकालने के लिए कॉस फाई यूज़ करते हैं हम लोग। बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बोलेंगे लाइन और नॉर्मल के जो बीच का एंगल है वो है कॉस फाई। कॉस फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन, देखो अभी कैसे पहुंच जाएंगे वहाँ पर, लाइन एंड नॉर्मल। जो लाइन दिया गया जो नॉर्मल है उसी के बीच का एंगल है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ जी कॉस फाई बराबर कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर इसका डॉट प्रोडक्ट या डायरेक्शन रेशियो दिया है तो मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, यानी सर A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ये जो हमारे पास होता है प्लेन का जो नॉर्मल का डायरेक्शन, ये नॉर्मल का डायरेक्शन A1 है, यहाँ ये B1 है और ये कितना है C1, ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। यानी कि सर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 दोनों फॉर्म एक के साथ बताते थे हम आपको। अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, अंडर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। सुनिए निकल क्या गया, निकाल रहे थे हम इस वाला एंगल को, फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई मार दिए। हमको तो पहुँचना है कहाँ तक, थीटा पर पहुँचना है, तो थीटा इसीलिए निकाल के पहले से रखे हुए हैं। फाई बराबर कितना बोलो, तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ लिखा जाएगा सॉरी साइन थीटा आ जाएगा, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा फाई की जगह पर। ये सब कुछ ऐसे ही आपको उधर जाएगा कॉपी पेस्ट, यानी A1 A2 B1 B2। हाँ बस इसका मतलब ये हुआ कि लाइन और प्लेन के बीच का अगर एंगल निकालना तो साइन थीटा के बाद कॉस थीटा यूज़ होता है। बाकी नॉर्मल का डायरेक्शन से वही रहेगा, लाइन का डायरेक्शन से वही चलेगा जो चल रहा था पहले से, घुमा फिरा के। बस यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। या समझो इन दोनों का एंगल निकाल दिया, 90 में घटा दिया, वही कहानी चल रहा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, C1 C2 हाँ फाई निकाल दो, 90 में घटा दो, मामला तो वही चल रहा है अपना। A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर। क्या सीधा याद रखिए कि हमको जब भी लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना होगा तो हम यूज़ करेंगे साइन थीटा को और कुछ नहीं, फार्मूला में साइन थीटा लगेगा। बस इसको चेंज कर दो, बोल दो अब कितना हो गया ये, इसको एक लाइन आगे बढ़ा दीजिए और क्या, काम अपना हो चुका है। बोलिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हो गया अपना साइन थीटा, यहाँ हो गया A1 A2 B1 B2 और C1 C2। नीचे अंडर रूट इतना का स्क्वायर रूट इतना का। आप सुनो इसी बात को क्या ऐसा लिख सकते हैं, ज़रा देखिएगा, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो ये लगाएंगे सर, वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो A1 A2 क्या है बोलो, A1 A2 नॉर्मल n वेक्टर लिख सकते हैं इस जगह पर सर, n वेक्टर डॉट पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, लाइन का m लिखते हैं इसको m, तो m डॉट n डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n, मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर के फॉर्म में देगा तब भी बदल दो, कार्टेशियन में देगा तब भी बदल दो, जैसे वेक्टर फॉर्म कोई दिक्कत, मानने का कुछ भी मान सकते हैं, सब चलेगा। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म में। घुमा फिरा के एक बात समझ में आ गई है कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना होगा तो अप्लाई होगा फिर साइन थीटा। साइन प्लेन के बीच में निकाल रहे हैं, दो ठो लाइन के बीच में निकाल रहे हैं तो कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लेन और लाइन आ गया है तो बस साइन थीटा के साथ फॉर्मूला लगे, इतना से याद रख लीजिए, काम खत्म। वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये दोनों एंगल निकाल लिए, इसको निकाल लिया, 90 में घटा दिया, निकल जाएगा प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। लिखो तो इसको, थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहे हैं आप लोग, इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इधर साइड कर रहे हैं इसको। हाँ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का मतलब वही चीज़ उधर जाएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। नीचे हो गया अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, अंडर रूट। अलग से हम थ्योरम करके ना लिखाएं कि थ्योरम नंबर में वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म लिख रहे हैं, उतना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब तो समझ में आ ही रहा कि क्या मामला चल रहा है यहाँ पर। दिस इज़ कार्टेशियन फॉर्म, लिख दोगे ऊपर कार्टेशियन फॉर्म,
और इसका नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे वेक्टर फॉर्म। हाँ ठीक लग रहा है। हमारा आ गया वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में बस यही नॉर्मल, आप डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ही यही चीज़ आएगा, एन का डॉट, नॉर्मल का डॉट और लाइन के पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऊपर में लिखा हुआ है, एन का मैग्नीट्यूड नीचे लिखा हुआ है, एम का मैग्नीट्यूड नीचे लिखा हुआ है। छोटा, ये देखने में थोड़ा छोटा लगता है। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म, ऊपर हो गया कार्टेशियन फॉर्म। चलिए फिगर को बनाइएगा अच्छे से, अब फार्मूला को धीरे धीरे याद करना है, खाली आपको रिवीजन करते रहना है। खाली अभी जो वेक्टर थ्योरी आप पढ़ रहे हैं ना, खाली बस देखते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं इसको। सप्ताह में एक दिन जो है, अभी जो भी आपके पास 1 महीना का टाइम है, इसको बस पीछे का देखते रहना है। प्रॉब्ली जो आप लोग पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, उसको भी देखते रहना है। खाली पलट के देखते रहो ना, एक दिन खाली देख लो कि क्या क्या पढ़े थे, सब याद आ जाएगा, दिमाग में तुरंत घूम जाएगा। थोड़ा सा इसको सजा देते हैं। ये है हमारा प्लेन, पाइएगा नहीं, ये जो हमारे पास m है, इसी को अगर b मान लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैरेलल वेक्टर के b आ जाएगा, और क्या n डॉट b आ जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, पैरेलल वेक्टर m मान लो, b मान लो, a2 ही मान लो, कोई दिक्कत थोड़े। ये जानना चाहिए कि वहाँ पर पैरेलल वेक्टर यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है पैरेलल वेक्टर, है ना जी जैद। बस इतना सा आपको याद रखना, एम बी से कोई मतलब नहीं। उसमें फार्मूला में आप बोलिएगा सर वहाँ तो फार्मूला में लिखा हुआ साइन थीटा बराबर एन डॉट बी वेक्टर, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ एन में, तो उससे क्या मतलब, वो बी माना तो बी जगह आ गया, वो हम लोग माने हैं एम तो एम आ गया। हम लोग एम से ज़्यादा मतलब फैमिलियर हैं, एम से हम लोग ज़्यादा इक्वेशन पढ़े हैं, इसीलिए लाइन हम मेंशन नहीं किए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये लाइन एल है जी, यही लाइन कैपिटल एल माने हैं इसको, और ये जो है वो पॉइंट एक ठो माने इसके ऊपर, ताकि एंगल हम लिख पाएँ, ऐसे ऐसे करके एंगल आपको दिखा पाएँ। ये भी एन एक ठो नाम लिख दिए यहाँ पर एक पॉइंट का, बाकी ये लाइन पूरा एल है, एल इज़ द लाइन। स्पेशल कंडीशन हमको कल ही बता चुके हैं, मतलब कि जब लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, जब लाइन प्लेन के पैरेलल हो, इस बात तो कल ही बता दिए। तो स्पेशल कंडीशन में लिख दो, इसको दिखा उसमें, हाँ स्पेशल कंडीशन कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी देख सकते हैं, या सीधा समझो ना, लाइन और प्लेन अगर पैरेलल होगा, तो लाइन और प्लेन अगर पैरेलल है तो लाइन का जो नॉर्मल, लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है और इसका जो नॉर्मल है, दोनों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो एक केस नंबर 1 में क्या लिखेंगे, इफ पाई इज पैरेलल टू एल, पाई अगर एल के पैरेलल है तो इसका मतलब सर देन तब हमारे पास हो जाएगा, बस इतना से याद रखना है कि सर इसका मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल का, प्लेन का नॉर्मल है और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसा कुछ कंडीशन बन जाएगा, जो कि कल ही डिस्कस किए हैं, इसमें कुछ नया नहीं है कि हम आपको बताएं, ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा। अच्छा सर दूसरा क्या होगा, इफ़ पाई जो है परपेंडिकुलर हो जाए एल के, 90 डिग्री का एंगल बना दे, तो फिर क्या हो जाएगा सर, लाइन और प्लेन क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। सॉरी हाँ, लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है और नॉर्मल का जो हमारे पास नॉर्मल जो वेक्टर है, किसका, प्लेन का जो नॉर्मल है, वो आपस में हो जाएगा पैरेलल, यानी कि n बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स m के। आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। लिख दें क्या इसको, कि आप लोग समझ गए, कल ही तो लिखे हैं इसको, कल ही तो लिखे हैं। इसमें क्या हो जाएगा बोलो, इसमें हो जाएगा a1/a2 जो भी आपने माना है प्लेन का, b1/b2 और c1/c2 आपस में कल ही डिस्कस किया डिटेल में। यहाँ पर क्या होगा बोलो, a1a2 b1b2 और c1c2, वही घुमा फिरा के वही कहानी है। इसमें कंडीशन लिखा है तो लिखा देते हैं, घुमा फिरा के हम एक ही बार सब कंडीशन आपको लिखा दिए, जितना भी था कल ही। स्पेशल कंडीशन में लिख लो 2 ठो बात, उसी में मन करे तो लिखो, ना तो छोड़ भी सकते हो, कल ही इसको हम लोग डिटेल में किए ही हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल। स्पेशल कंडीशन लिख लीजिए और देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। देखो जी, इसका मतलब सर लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा हमको, बिल्कुल दिया रहेगा, जो पूछ रहा है तो दिया रहेगा आपसे, लाइन के बीच का जब एंगल पूछ रहा है तो लाइन का इक्वेशन तो होना चाहिए हमारे पास। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हमारे पास दे दिया है r बराबर, देखो एकदम लिखा होगा i प्लस में j माइनस में 3k और प्लस में लैम्डा टाइम्स 2i 2j और प्लस में k, एंड ए प्लेन कह रहा है, एंड द प्लेन, एक प्लेन हमारे पास दिया गया है उसका पूछ रहा है, एंड द प्लेन। ये सब कल वाला कंसेप्ट है, ये जो बताएं, मन करे लिखने का लिखिए, न तो छोड़ भी दीजिए। r डॉट
6i 3j और प्लस में 2k। अब बताओ दोनों प्लेन और लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? हमको m चाहिए और n चाहिए। तो n कहाँ से आता है? प्लेन के नॉर्मल से। m कहाँ से आता है? लाइन के पैरेलल वेक्टर से। हो गया, कहानी ख़त्म। मिटाएं इसको, क्या इसको मिटा दें? ये सब कंडीशन सब कल करा चुके हैं, इसको करना चाहो करो, ना छोड़ दो। चलिए क्या लिखेंगे? इधर भी मिटा देते हैं, ये सब का कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला। चलिए जी, सॉल्यूशन में जब भी कभी इक्वेशन दिया रहा है लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। बताइए प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया? तो प्लेन का इक्वेशन सर हो गया r बराबर i प्लस, आप आपकी मर्जी, इसको चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म से बनाओ, चाहे तो कार्टेशियन, जो आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं किया कि इसी फॉर्म से आपको बनाना है, लेकिन वेक्टर में चूँकि इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग इसी में बना लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो बताओ यहाँ से प्लेन का, सॉरी गिवन इक्वेशन ऑफ, ये लाइन ना होगा, अभी जो लिखा मैंने लाइन का इक्वेशन लिख दिया लाइन। तो बताइए इसलिए m बराबर कितना होगा यहाँ से? m बराबर सर ये वाला हो जाएगा 2i 2j और प्लस में कितना होगा k। एंड प्लेन का इक्वेशन क्या है बोलिए? प्लेन का इक्वेशन हमारे पास है r डॉट 6i माइनस में 3j और प्लस में 2k। बस लिखने का भी तरीका सीखना है। सो n का मान कितना हो गया बोलिए? n तो सर डायरेक्ट यहाँ से निकलता है 3j और प्लस में 2k। मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, जो भी हमारे पास है ये थीटा मान लेते हैं। तो बताइए साइन थीटा बराबर कितना होगा? फॉर्मूला हमारा लगता है यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है सर m डॉट n या n डॉट n, जो पहले लिखना चाहो, n डॉट m है ना जी, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। अब मैग्नीट्यूड हम चूँकि m n के फॉर्म में हम लोग लिख दिए हैं तो लिख दो इसको। बताओ m डॉट n, इन दोनों का डॉट करना है सर 2i प्लस में 2j प्लस में k, डॉट प्रोडक्ट के साथ n के साथ, m के साथ, m हमारा 6i माइनस में 3j बोलिए प्लस में 2k। नीचे आ जाइए सर इसी का मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इतना पढ़ लिया हम लोग वेक्टर थ्योरी, 4 4 1, यहाँ बताओ 36 9 और 4, इतना तो आप लोग जानते ही हैं शॉर्टकट, इसमें तो कुछ ज़्यादा झमेला है नहीं। बोलो ऊपर कितना हो जाएगा? डॉट 6 दूनी 12 है, 6 3 18 है ना जी, सॉरी यहाँ तो 3 दूनी 6 ही ना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस में 6 और प्लस में 2 हो जाएगा जी। नीचे आ गया हमारे पास 9, 9 से बाहर निकल के 3 लिख देते हैं। चलो एक बार 9 मल्टीप्लाई में 36 36 40 49 आ रहा। यस यस बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा बराबर आ चुका है, ऊपर में आ गया हमारे पास 10 में से 12 10 ऊपर से आ रहा है 8 आ रहा है जी, जो भी आ रहा है यहाँ से घट गया तो 4 4 इसमें घट गया, यस 8 आएगा। ऊपर में आ रहा 8 और नीचे में आ रहा कितना 3 और गुना 7। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा परफेक्ट एंगल नहीं निकला है। साइन थीटा बराबर कितना निकल के आ गया 8/7 आएगा, तो थीटा का मान कितना हो गया बोलो? साइन इनवर्स जो भी होगा 8/1। अरे अगर साइन थीटा का मान निकलता √3/2 तो बोल देते 60 डिग्री एंगल बन रहा है, 1/2 निकलता तो बन जाता। सेम वैसा ही है। उस वक्त कॉस थीटा से निकाले थे, इस बार साइन थीटा। उस बार दोनों प्लेन के बीच निकाल रहे होंगे या लाइन के बीच निकाल रहे होंगे, है ना? हाँ इस बार प्लेन और लाइन के बीच का ये एंगल है, तो एंगल तो सेम हो भी सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं। दो लाइन के बीच में एंगल, हाँ दो एक लाइन एक प्लेन के बीच का एंगल बराबर भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कितना उठा कितना झुका हुआ है। हाँ एक्सरसाइज बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन एक दो सवाल और देख लीजिए पहले। अच्छा ये बताइए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, कह रहा है m का मान निकालिए फॉर विच द लाइन, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसको मिटाएं क्या सवाल को? हाँ इसका मतलब एंगल दिया रहेगा या परपेंडिकुलर बोल रहा, कुछ ना कुछ बोलेगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 हो जाएगा। m फाइंड द वैल्यू m फॉर विच जहाँ के ये लाइन दिया गया, फॉर विच जहाँ की ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन बदल दिया है। लाइन का इक्वेशन दिया है i प्लस में 2j अब माइनस में k अब प्लस में दिया है लेमडा टाइम्स 2i अब प्लस में j अब प्लस में 2k, है ना? r पैरेलल टू द प्लेन, r पैरेलल, ये कह रहा है कि ये पैरेलल है किस प्लेन के? प्लेन का इक्वेशन दे दिया आपको 3i, देखो कहीं ना कहीं m यहाँ छुपा होगा जो m पूछ रहा है आपसे, 3i माइनस में 2j और प्लस में m के। एकदम बच्चा वाला सवाल, ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऐसा आपसे, m का मान बताओ जी, या 2 नंबर में पूछ सकता है बिहार बोर्ड में अगर पूछेगा तो। निकालो तो इसका मान, कोई आदमी इसका मान निकाली तो देखें। आ गया -2, बोलो जी शाह कितना आएगा? -2 एकदम सही निकाला है, एकदम सही निकाला है।
अब देखो कैसा कैसा सवाल दिया है, इसको मिटाएं। देखिए कि आप फटाफट इसका आंसर निकाल दीजिएगा। ये सब मिटा दें, ये सब मिटा दें, यान हो गया है। अब देखिए कह रहा है कि ये दोनों लाइन और प्लेन आपस में कैसा है जी, पैरेलल है। तो सर जब भी कभी लाइन और प्लेन पैरेलल होता है, देखो लाइन और प्लेन जब पे फिगर बनाना है खाली आपको, लाइन प्लेन पैरेलल होता है सर, इसका नॉर्मल इस लाइन का जो लिया समझो ना, इसका नॉर्मल लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लाइन का डायरेक्शन इसको यहाँ से पकड़ना सर, अब प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन यहाँ से पकड़ना, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1, A1 A2 1 नहीं 0 हो जाएगा, B1 B2 और C1 C2 का मान 0 कर लो। 2 गुना 3 1 गुना -2 किसी को से कर लीजिए, 2 गुना m बराबर 0। तो यहाँ गया 6 - 2 प्लस में 2m बराबर 0 सर। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जी, इस सवाल में कोई जाने नहीं है। यहाँ से हो गया 4 प्लस में 2m बराबर 0। सो m का मान आ गया -2। यस बिल्कुल काट कूट के लगा दीजिएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब हम पढ़ते हैं, पूरा सवाल ना लिखेंगे। कह रहा क्या, शो डैट द लाइन इतना एंड इतना पैरेलल टू द प्लेन इतना। कह रहा साबित कीजिए कि जो लाइन दिया गया और प्लेन दिया गया आपस में पैरेलल। बोलो तो लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल हो तो क्या होगा, 0 अगर दिख गया तो आपको बता दीजिएगा कि हाँ सर पैरेलल है। चलो निकालो, अपने से निकालो तो इसको। 3 नंबर आप लोग बनाइए। कह रहा है शो डैट द लाइन, लाइन हमारे पास दिया है r बराबर 2i। अब ये सब फील आना चाहिए कि हाँ सर जब ऐसा लिखा हो तो ये लाइन का इक्वेशन है, ये जो पॉइंट से गुजरा वो बताता है, यहाँ बताता है पैरेलल वेक्टर i माइनस में j और प्लस में 4 के, ये m देता है आपको, ये वाला देता है m यहाँ से। और प्लेन आपको दिया है r.i प्लस में 5j और प्लस में k। बोले ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल होगा तो इसका नॉर्मल इसका पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। चेक करो तो ऐसे हम ऐसे चेक हो जाएगा फट से। m का मान कितना बोलिए, m वेक्टर i माइनस जे और प्लस में k, और n वेक्टर कितना नॉर्मल का i प्लस में 5j प्लस में k। देखो डॉट इसका कितना आ रहा है, इसको ऐसे गुना करेंगे 1 आएगा सर, इसको ऐसे गुना करेंगे -5 आएगा, 4 को ऐसे गुना करेंगे 4 आएगा। यस यस एकदम 0 आ रहा है। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है समय, बताओ कि ये प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है, ये आपको चेक करके बता देना। आगे बढ़ाएं, देखो अब जो सवाल है थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखते हैं इसका कंसेप्ट कौन एक बार में पकड़ते हैं। देखो तो जी कह रहा है क्या कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कह रहा उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालिए जो पास करता है एक पॉइंट से जिसका नाम है 1 1 -2, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक प्लेन है जिस पर परपेंडिकुलर है। तो सुनो, इतना पढ़ने के बाद हमको समझ में आ गया है कि एक लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है, वो लाइन इस प्लेन पर कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो लाइन गुजर रहा है कहाँ से, तो गुजर रहा आपको दे दिया है ए हमारे पास 1 -1 और 2। देखते हैं आप लोग एक बार पकड़ पाए कि नहीं। और ये जिस प्लेन से गुजर रहा है उसका इक्वेशन आपको दे दिया है सवाल में। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है जी, r.2i माइनस में j और प्लस में 3 के। कौन बताएंगे इसका तुरंत देखते के साथ जवाब, बोलो जावेद, बोलो ईशा। हमसे कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालिए, मतलब इस वाले का जो एक पॉइंट से गुजर रहा है जिसका बारे में बता दिया आपको। और ये जो लाइन है वो एक प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पर जिसका इक्वेशन। वेरी गुड। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए वो ना सोचिए। सर लाइन का इक्वेशन निकाले, एक तो पॉइंट चाहिए जिससे गुजर रहा, सही है, हमको दे दिया। अब सर कहीं से हमको अगर एक तो वेक्टर इसके पैरेलल में पता चल जाए तो काम बन जाएगा अपना। तो इसके पैरेलल में जो वेक्टर होगा, चूंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन पर, तो इसका जो नॉर्मल होगा वही ना पैरेलल वेक्टर बन जाएगा इसका। यानी कि सर इसका नॉर्मल है 2 -1 और 3, क्या से को ना नॉर्मल करेक्शन। तो ABC बन जाएगा इस लाइन का, ये x1 y1 z1 बन गया। वो एक लाइन में छाप दिया, इसको लिख देंगे x - x1। लिखना चाहो तो इसको लिख दो तरीके से, y - y1 नीचे b, z - z1 नीचे c। चलो लिखेंगे x - x1, x1 का मतलब यहाँ से पकड़ाएगा ये नीचे a का मतलब यहाँ से 2 बैठेगा, 2 बैठेगा। y - y1, y1 का मतलब -1, तो माइनस हो जाएगा +1। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये 2 नंबर पूछेगा। ये -1 हो जाएगा नीचे, और z - z1, z1 का मतलब यहाँ से पकड़ाएगा 2 और नीचे c का मतलब 3। आंसर लिखने में क्या लिखिएगा, चूँकि लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन या प्लेन इज लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। पैरेलल हो जाएगा तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का डायरेक्शन का बराबर होता है। और ये प्लेन चूंकि पास कर रहा, पॉइंट पास कर रहा 1 - 1 2 से, तो इसलिए इक्वेशन निकल जाएगा कट से।
फिर से बोलो। हाँ, वेक्टर इक्वेशन निकाल, लगा दो वेक्टर ए वाला फार्मूला, एन आपको पता ही है तो लगा दो ऐसे करके। कौन वाला? लाइन का इक्वेशन पूछे, आर बराबर R1 प्लस में लेमडा एम। बोलो पैरेलल वेक्टर यहाँ से पकड़ लो, पॉइंट यहाँ से पकड़ लो। तो इसको भी देख के लिख सकते हैं आप ना जी, आई माइनस जे और प्लस में 2k। आई तो आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई पूछेगा तो आप अपने से लिख सकते हैं। आई जे के इसमें सटा दो, एम का मान बढ़ाएं आगे। चलिए फिर से आपको निकाल के दिखाइए। इस बार दे दिया है सब कुछ कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम सवाल ना लिख के एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, लाइन का इक्वेशन आपको दिया है x-2। ऐसा फॉर्म दे तो और अच्छा है, टेंशन ना लेना है, नीचे वाला ही हमको सिर्फ पकड़ना है। लेकिन देख लीजिएगा ऊपर वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है, हड़बड़ा के ना ले लीजिएगा नीचे वाले को। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, लाइन प्लेन, ये लाइन का इक्वेशन है। इक्वेशन भी देख के आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हमसे। देखो ये प्लेन का इक्वेशन है, जाहिर सी बात है दोनों का इक्वेशन अलग अलग होता है, देखने में भी आपको दिख जाएगा। अब बोल रहा है इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल निकालो, मतलब एक लाइन है एक प्लेन है, दोनों के बीच का एंगल बताइए। कार्टेशियन में तो है ही, बदलने का ज़रूरत क्या है? डायरेक्ट A1 B1 C1 यूज़ करो, A2 B2 C2 यूज़ करो, है ना जी। कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा, सॉरी। बोलो कोई आदमी बोलिए इसका आंसर जल्दी से। एंगल क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना? बोलो जी, यान A1 A2 और B1 भी। बस यहाँ याद रखना है, देखो दो प्लेन के बीच का एंगल पूछेगा तो बस यहीं अगली कॉस होता है, यहाँ पर दो लाइन के बीच का एंगल पूछेगा तब भी कॉस ही होता है, लेकिन दो प्लेन, एक प्लेन और एक लाइन के बीच में पूछेगा साइन आ जाएगा। साइन इस बार कितना हो रहा है? 5/14। एकदम सही है, एकदम सही है जी। प्लस में कितना होगा? C1 C2। बनाए कि छोड़ें इसको? इतना आप लोग समझिए गए हैं। मल्टीप्लाई करो फटाफट, इसको चेक कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ये सब सही है, सब सही है। किस पॉइंट से गुजर रहा है इसको हमको बिल्कुल मतलब नहीं है, बस देख लो आगे में x, आगे में y, आगे में z है कि नहीं, इतना सा देख लीजिए, आगे बढ़ जाइए। बोलो कितना हो गया? यहाँ गुना करेंगे माइनस में, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, सब कुछ माइनस में 2 हो जाएगा फट से, इसको इससे गुना करेंगे माइनस में 6 हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे गुना 1 × 3 तो 3 हो जाएगा। नीचे बता दो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। बोलो जी 1 का स्क्वायर 4 और 9। अब इतना आप लोग पढ़ चुके हैं, सब सवाल में दिक्कतें नहीं होगा। 4 9 ना, 4 9 और 1 हो जाएगा। चलो जी, ऊपर हो गया अपने पास सर 6 2 8 -5 और नीचे कितना हो गया बोलिए? √14 सब मिला के 10 4 14। अच्छा दोनों जगह 14 14 आ रहा है जी। √14 बाहर निकल के 14। अब देखो आ गया है निगेटिव में। निगेटिव एंगल क्या बता रहा है बोलिए? साइन निगेटिव का मतलब क्या? साइन निगेटिव आता है 180 के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 180 से आगे जा रहा है। तो इसको पॉजिटिव ही करके रखो ताकि कि कहाँ से हम लोग 0 से 90 के बीच में बता पाएँ। 0 से 90 के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा इसका। 90 हो गया तो परफेक्ट 0 ही हो जाता, नहीं 90 में तो स्पेशल कंडीशन बन जाता है, पैरेलल वाला। तो ऐसा करो, मॉड लगा के ही इसका आंसर लगाओ। साइन थीटा बराबर, इससे एक्यूट एंगल पता चलेगा 5/14। इसमें मॉडुलस लगा दीजिए तो बोल दीजिए थीटा बराबर कितना होगा साइन। अब ये जो भी मान आएगा ना वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव कर चुके हैं और कोई बात नहीं। हाँ सेम बनेगा, एकदम सही बात है। ऐसे जब क्रॉसिंग होगा इतना एंगल इधर से निकाल रहे हैं, इधर से निकाल के हम इधर कहीं नहीं निकालेंगे इसको। 180 से बड़ा भाग रहा है, वही मामला है। मिलाएं इसको। देखो अगला सवाल, ये सब सवाल एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो लिखिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस। कह रहा है कि इस प्लेन और इस प्लेन के पैरेलल में है जी, दो प्लेन के पैरेलल में है। कैसे निकालिएगा? सुनो, कह रहा है कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द दिस, यानी कहता है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालिए जो एक पॉइंट से गुजर रहा है, एक पॉइंट से गुजर रहा है। उस पॉइंट का नाम दे दिया आपके पास कितना? ए, मान लीजिए हम दे देते नाम 3 0 और 1 से, ठीक है। अब सुनो, अब क्या कह रहा है कि यही जो लाइन है ना दो ठो प्लेन के पैरेलल में भी है। अब आप बोलिएगा सर ऊपर नीचे प्लेन बना दीजिए। ऊपर नीचे प्लेन बना देंगे, एक ठो प्लेन यहाँ पर और एक ठो प्लेन यहाँ पर। तो आप बोलिएगा सर तब तो ये दोनों प्लेन भी पैरेलल हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि दो प्लेन अगर लाइन के पैरेलल तो दोनों प्लेन भी पैरेलल हो। जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक लाइन है, एक दो ठो प्लेन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों पैरेलल भी हो। इसको पहले समझिएगा। तो आप बोलिएगा सर दोनों का डायरेक्शन रेशियो तो बराबर होना चाहिए। अभी क्वेश्चन लिखेंगे तो देखो, जैसे हम आपसे कह रहे हैं ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, बीच में ऐसे लाइन है तो दोनों पैरेलल है। अब ये प्लेन ऐसा हो गया तो देखो तो अभी भी तो पैरेलल है, लाइन इस दोनों के पैरेलल है, लेकिन प्लेन तो आपस में पैरेलल नहीं है। ये प्लेन मान लो ऐसा हो गया, अभी भी पैरेलल है ना, देख रहे हैं। तो कहने का मतलब एक लाइन से पैरेलल, देखो ये दोनों भी प्लेन पैरेलल है जबकि दोनों परपेंडिकुलर, लेकिन इस लाइन के दोनों क्या है आपस में
पैरेलल है। वो दोनों प्लेन वाला का जो नॉर्मल होगा वो हाँ परपेंडिकुलर, बस इतना सा याद रखना है कि ये जो हमारे पास प्लेन है, जो दो प्लेन हमारे पास है, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों भी, अगर कोई दो प्लेन एक लाइन के पैरेलल है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो दोनों प्लेन भी पैरेलल हो, कोई भी ज़रूरी नहीं, एकदम नेसेसरी नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसे हो, तब ऐसा अगर होगा तो दोनों का नॉर्मल का डायरेक्शन से बराबर ही हो जाएगा। फिर अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब हर हाल में कुछ ऐसा ही कंडीशन बन रहा है। लेकिन हाँ इसका नॉर्मल इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मल इस लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर बनेगा। घुमा फिरा के वही कहानी, ABC निकाल दीजिएगा, खट से इक्वेशन बन जाएगा। तो कह रहा है हमारे पास क्या, तो हम जानबूझ के इसको ऐसे बनाए हैं। तो हम जब इस पर इक्वेशन लिखेंगे तो आप बोलिएगा ना कि सर ये तो पैरेलल है, तो इसका तो नॉर्मल बराबर होना चाहिए, है ना। जैसे आप देखो इसका इक्वेशन क्या दिया, पहला का इक्वेशन दे दिया है x + 2y = 0, x + 2y तो 0z भी लिख देते हैं बराबर 0, पहला लाइन पहले प्लेन का इक्वेशन। और दूसरे प्लेन का इक्वेशन दिया है कितना है 3y है, तो 0x लिख देते हैं, अब प्लस में 3y लिख देते हैं, -z = 0। देखो नॉर्मल का डायरेक्शन इससे बिल्कुल भी बराबर नहीं है, इसका मतलब प्लेन भी आपस में बराबर नहीं होगा। सवाल बनाने के लिए से मैंने ऐसा बनाया इस, ताकि हमको दिखे यहाँ पर से। अब इसको ऐसे बनाएंगे सामने में तो लाइनें पर लगेगा चढ़ गया, है ना। तो ये इसका जो नॉर्मल हो, इसका जो पैरेलल वेक्टर है सर्फेस में, इसका नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर। इस लाइन का इक्वेशन सबसे पहले मान लो, क्या मानेंगे बोलिए। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, जल्दी से बोलो। इस लाइन का इक्वेशन अगर दो चीज़ चाहिए, एक पॉइंट जिससे पास कर रहा है, एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए इसका। तो डायरेक्शन रेशियो ही तो नहीं पता है, यही तो निकालना है ABC। चलो मान लो ABC मानेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। सवाल समझ गए, कह रहा है एक लाइन का इक्वेशन निकाल जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, जो दो प्लेन के पैरेलल में है। वो सवाल लिखने से कोई फायदा नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो गया, x - x1, x1 का मतलब 3, नीचे आ जाएगा a, डायरेक्शन रेशियो हमने माना है, लाइन विथ डायरेक्शन रेशियोज ABC मैंने माना है इसको, y - 0 डिवाइडेड बाय सीधा 2 b ना z - 1 डिवाइडेड बाय c हो गया। ये दिस इज लाइन। अब हमको कोई आदमी ABC बता दे, खट से काम हो जाएगा। ABC कौन बताएगा, ये वाला लाइन किस प्लेन के पैरेलल है, बोलो। ये वाला लाइन पैरेलल है पहले फर्स्ट प्लेन के, दिस लाइन पैरेलल टू प्लेन। अब 1 2 ना लिखें तो इसी का नाम ही लिख दो, 2x प्लस में 2y 0z = 0। इसके पैरेलल है तो देन क्या होगा बताइए, जल्दी से बोल दीजिए। सुनो ना, ऐसा करते हैं ना, दिस लाइन पैरेलल टू प्लेन्स इस एंड दिस कर देते हैं, एक ही बार में काम अपना बन जाएगा। इसके भी तो पैरेलल है, एक ही बार इक्वेशन लिख देंगे, है ना जी। दोनों को एक साथ लिख दिया। अब दोनों की चूंकि पैरेलल है तो दोनों का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और इसके लाइन का डायरेक्शन रेशियो को गुना हो जाएगा 0। तो देन हम लोग कह सकते हैं सर 1 × a यानी कि a, 2 × b यानी कि 2b, और 0 × c यानी कि खेल खत्म 0c बराबर 0 ही हो जाएगा जी, है ना। और दूसरा एक यहाँ से पकड़ लो, 0 × a यानी कि 0a सर। आगे बढ़िए, 3b -1 और c यानी कि -c। बस यहाँ से ABC निकालो, यहाँ बैठा दो आंसर। ये हमारा इक्वेशन नंबर A लगा दो। ABC निकालने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालना है। a/, कितना लिखेंगे, -b/, लिखेंगे और c/, लिखेंगे। बोलो A के नीचे क्या, ये सब आप लोग जान रहे हैं पुराना तरीका। -2 डायरेक्ट -2, सही बात है। और 0 भी लिख सकते हो। b के नीचे जब लिखेंगे तो -1 और 0, -1 और 0। c के नीचे क्या लिखेंगे जी, 3 -0 ना। और शॉर्टे कट कर लो, k मान लो इसको फट से, बोलो a का मान -2k, b का मान बोलो -k, ऐसा करो ना। हाँ, अब ये कर लेते हैं इसको, a/-2 और माइनस का प्लस हो जाएगा, सही बात है। ये -1 आ रहा है और c/3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ कंडीशन ऐसा बन रहा है, इसको हटाओ। कंडीशन हमारे पास बन रहा है a/-2, b/1 और c/3। ऐसा करो, माइनस से गुना कर दो, a/2 हो गया, b/-1 हो गया और c/-3 हो गया। x को हम लोग पॉजिटिव रखना चाहते हैं, यहाँ पर वाला नंबर ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसको k मान लीजिए। बोलो a बराबर कितना, a बराबर 2k, b बराबर कितना -k, c बराबर कितना -3k। ABC उठा के लाके यहाँ रख दो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, बोलो। इक्वेशन ऑफ लाइन सब आप लोग पढ़े हुए, इसलिए हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। x -3 नीचे a का मतलब क्या सर, a का मतलब 2k रखेंगे, 2k। y -0 नीचे b का मतलब सर -k रखना है,
मतलब यही वाला नंबर चला जाता है, के तो सब कट ही जाता है, के तो ऐसे भी कट जाता है, पहले भी बना चुके हैं हम लोग। तो z-1 नीचे कितना c की जगह पर रख देंगे -3 के आउट करो, आंसर हो गया x-3 डिवाइडेड बाई 2, y डायरेक्ट लिखो बटे नीचे -1 और z-1 नीचे -3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वो लाइन का इक्वेशन है जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल होगा और इस पॉइंट से गुजर रहा होगा। घर पर बैठ के इक्वेशन डालिएगा मोबाइल में, खट से आपको दिख जाएगा। कहाँ पर जी? अच्छा, उधर से माइनस हो, इसमें माइनस से गुना कर दिए, दोनों में माइनस आ गया। सर बी के इसमें नीचे तो भी तो डायरेक्ट माइनस, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका बोले थे, नीचे भी माइनस था सर, बी के नीचे माइनस था, सी के नीचे बी के, तो माइनस माइनस कट ना गया। अच्छा बी के, एक तो बी में माइनस लगता है पहले से, ई वाला माइनस रहता है जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं तो ई माइनस माइनस कट ना गया, इसीलिए प्लस हो गया वो। देखिए सर, वो लाइन जो है उस प्लेन के पैरेलल है, तो एंगल बना 0 डिग्री। आप ABC डायरेक्शन रेशियो मान में किए हैं, तो हम डायरेक्ट एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। एंगल वाला sin 0 देखिए वैसे बना दिए। ये कह रहा है कि दोनों लाइन और प्लेन पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। सही है, sin 0 का मान sin 0 तो लिख दिए, तो इसका यूज़ कहाँ पर किए? उस तरह हम बाद में लेके आएंगे। A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान 0 है ना। उसका मान 0 कहाँ से? अभी भी तो तुम वैसे ही बनाए जैसे हम बनाए। अच्छा, इसका कहना है कि सर 0 एंगल बन रहा है, तो हम ई वाला लाइन न लिख के, है ना, डायरेक्ट एंगल 0 से एक तो इक्वेशन यहाँ से एक तो इक्वेशन यहाँ से निकाल लिया, घुमा फिरा के वही मामला वही है। ठीक है, आएगा वही चीज़, है ना, वही चीज़ आएगा। ठीक है, इसे भी चलेगा, वही क्वेश्चन निकला है, सारा काम वैसे ही हुआ, बस थोड़ा सा अलग सोचा है कि सर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कितना, A1 A2 B1 B2 नीचे, तो ये ही 0 हो गया ना, इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया ना, तो 0 हो गया, मतलब ऊपर वाले से हमको मतलब है इसका डायरेक्शन रेशियो, इन दोनों का फट से गुना कर दिया, तो वही कहानी चल रहा है। साइन में कहो तो 0 डिग्री, आप कॉस में कहो तो 90 डिग्री, है ना जी, या ऐसे कहोगे तो 90 डिग्री होगा ऐसे। यहाँ पर जो एंगल निकालते हैं वो हम कॉस से निकालते हैं, इसीलिए वहाँ पर cos 90 का मान क्या होता है? 0। cos 90 का मान 0, इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दोनों का डॉट नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन रेशियो। आगे बढ़ें, हाँ जी। देखो क्या कह रहा है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द लाइन इतना। सुनो जी, लंबा चौड़ा बात बोल दिया है, सफाई करते हैं पहले इसको, इसे मिटा दें। अलग अलग कंडीशन का हम सवाल दिखा देते हैं, कल ट्राई कीजिएगा, एक्सरसाइज सब आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कोशिश करना है, सवाल को टच करना है, देखना है सवाल में क्या कह रहा है। अभी सब हटाओ, इसका काम तो हो ही गया है। देखिए क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। आप लोग के पास किताब है ना, किताब खोली तो सब लोग, एग्जाम्पल नंबर 7 निकाली, तो 7 पर हम लोग पहुंच गए। थोड़ा सा हेल्प लेते हैं इसका, सवाल आपके पास रहेगा ना तो समझने में आसानी हो। खोलो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो लिखा, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A1 to 1। अब सुनो, प्लेन बोल दिया है, लाइन पढ़ लिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द प्लेन दिस। सुनो, ये कहता है एक प्लेन का इक्वेशन निकालिए, तो फटाफट एक तो प्लेन बना देते हैं फिगर के लिए। कह रहा है इस प्लेन का जो इक्वेशन निकालना है, ये वाला प्लेन पास कर रहा है एक पॉइंट से, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट इसी प्लेन में कहीं ना कहीं होगा। उस पॉइंट को मान लो, फिलहाल के लिए अभी मान लेते हैं हम क्या, एक कोना पे मान लेते हैं, फिर देखेंगे जैसा करेंगे इसको शिफ्ट दाएं बाएं। 1 2 और 1 इसी प्लेन में मौजूद है जी, ठीक है सर। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब एक ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर उस लाइन पर जो ज्वाइन करके बनता है P और Q को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सर P यहाँ पर होगा और Q यहाँ पर मान लेते हैं, और इसको ज्वाइन करने के बाद जो बन रहा है वो हो गया परपेंडिकुलर। चलो परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर चला गया ये P का मान दिया 1 4 2 और यहाँ आ गया 2 3 और 5। मान लिया मैंने ऐसा बनाया कि दिखे भी कि हाँ परपेंडिकुलर है। चलो जी ये बात हो गया। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन, कह रहा है कि इस प्लेन का डिस्टेंस बताइए फ्रॉम द लाइन दिस।
इस लाइन से। एक लाइन फिर से दे दिया आपको। अब सुनो जी, एक तो लाइन है यहाँ पर, अब अगला लाइन है ना। अब आपसे पूछा ये लाइन का क्वेश्चन बोल दो क्या है, x प्लस थ्री डिवाइडेड बाय 2। अगला बोलिए y माइनस 5 डिवाइडेड बाय -1। हाँ -1। देखो जैसा अब सुनिए घुमा फिरा के मामला क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले कह रहा उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो एक पॉइंट से गुजर रहा है। तो सबसे पहले आप चाहें तो इस प्लेन के इक्वेशन को मान सकते हैं। दूसरी बात, हाँ इस लाइन का जो सुनो, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा तो वही तो नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा जी। यानी कि नॉर्मल का तो पता चलिए गया आपको। मतलब सुनो, सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई पॉइंट अगर कोई प्लेन एक पॉइंट से पास करता है, आंसर निकाल दिए। ऐसा लॉजिकली बता रहे हैं। अच्छा बोलो तो क्या आंसर है, x माइनस वाई प्लस में 3z बराबर 2। तो हम डी का मान नहीं निकाला, ऐसे लॉजिकली बता। अच्छा ठीक है मोटा मोटी तुम ठीक है बताया जी। लेकिन नॉर्मल का डायरेक्शन यहाँ से पकड़ा जाएगा, है ना। नॉर्मल तो आपने पकड़ लिया। सुनो अब मेरा सवाल ये है कि या तो आप डायरेक्ट इस प्लेन को मान लो ax प्लस में by, अब प्लस में cz, अब प्लस में d बराबर क्या हो गया 0। ये इस प्लेन का इक्वेशन है। या आप चाहें तो यहीं से यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से पास करता है, याद है इक्वेशन। या तो उसको यूज़ करो या तो इसको यूज़ करो। दो तरह से सवाल को बना सकते हैं, दोनों तरह से बता दें क्या। सुनो इस सवाल को हम दो तरह से डिस्कस करते हैं। एक इधर लिखते हैं फर्स्ट मेथड, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है। फर्स्ट मेथड, एक बार जो अभी इस मेथड से भी सवाल बना के दिखाया। सुनो पहले बताते हैं वो मेथड से जो जनरल मेथड है। एक पॉइंट से पास कर रहा प्लेन का इक्वेशन बताइए। हम लोग जानते हैं अगर एक प्लेन से एक पॉइंट से पास कर रहा तो प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है जी, सी जेड माइनस Z1 बराबर 0। कोई इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये 1 2 1 से इस बार पास कर रहा है, 1 2 1 से 1 2 1 से पास कर रहा तो a इंटू एक्स माइनस 1 b इंटू वाई माइनस 2 और c इंटू जेड माइनस कितना होगा 1। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन। मैंने उस प्लेन का इक्वेशन निकाल लिया जो इस पॉइंट से गुजर रहा है। अब सुनो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो ही के बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री है ना। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, लाइन पी क्यू चूँकि इस पर परपेंडिकुलर है तो जो नॉर्मल यही बन जाएगा प्लेन का नॉर्मल। बोल दो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x2 माइनस x1, याद है डायरेक्शन रेशियो y2 माइनस 2 पॉइंट का जब भी निकालते हैं z2 में। ये सब पुराना चीज़ याद रखना आपको जो 3D के एकदम बेसिक क्लास में पढ़े थे। घटा किसी को किसी में घटाइए, ये 2 है और ये 3 है, ये 5 है, किसी को किसी में घटा सकते हैं। चलो इधर से घटाएं, इधर से घटाइए तो 2 में से 1 घटेगा, 3 में से 4 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा। ये सब आज जान रहे हैं आप लोग। सीधा हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 और 3 हो जाएगा। इसी को देख के हम खट से बता दिए थे ना जी। अब चलो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला मान उठा के यहाँ बैठा दीजिए सर। यही तो ABC है, यही तो ABC बनेगा जो इसका डायरेक्शन रेशियो, वही तो प्लेन का ABC हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा बोलो सर, यहाँ बैठ जाएगा आके 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्या ये बात समझ में आई। 3 इंटू आ गया जी आबिद, कहाँ पर, यहाँ पर, सही बात है। चलो बोलिए यहाँ x माइनस 1 एक ही साथ कर दें, x यहाँ से निकलेगा माइनस y यहाँ से निकलेगा अब प्लस में 3z यहाँ से निकलेगा, यहाँ से आ गया -1, यहाँ से आ गया +2 और यहाँ से आ गया -3। ये सब तो आप जान ही रहे हैं। तो x माइनस वाई प्लस में 3z और कितना हो गया बोलो, -2 है ना जी, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। यही वाला आंसर दे रहा है किताब में। ये बात समझ में आई। ये हुआ पहला तरीका। सुनो एक और तरीका भी है, तुम कैसे बनाया आबिद। हाँ ठीक है सुनो ये तरीका भी सीखिए, समझ गए। इस तरीका को आप लोगों को भी सीखना है। अब मान लो हम इस प्लेन के इक्वेशन को मान लेते हैं ax प्लस में by या प्लस में cz या प्लस में d बराबर 0। रिक्वायर्ड प्लेन को हमने मान लिया ये, तो हमारे पास प्लेन हो गया ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d बराबर 0। अब सुनो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा। तो डायरेक्शन रेशियो क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकाले हुए हम लोग। कितना निकाले बोलो, 1 -1 और 3। अब सुनो ये प्लेन का इक्वेशन में रख दीजिए, नॉर्मल का डायरेक्शन यही बन जाएगा ax, हाँ उसमें अपने आप निकल जाता है। यस हाँ वही करेंगे। तो बताओ यहाँ पर कितना हुआ, अब प्लस में कितना, माइनस में y अब प्लस में 3z अब प्लस में d। ये बन गया है वो इक्वेशन, लेकिन अभी डी अननोन है। तो चूंकि यही वाला प्लेन इस पॉइंट से भी गुजर रहा है, दिस प्लेन ऑल्सो पासिंग तो सेटिस्फाई करेगा। डी का मान निकाल दीजिए।
है ना। ए पॉइंट जो हमारे पास है 1 2 3 इसी प्लेन में मौजूद है, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ 1 लिखाएगा, यहाँ 2 लिखाएगा, यहाँ 3 इंटू 3 लिखाएगा, प्लस में डी लिखाएगा बराबर 0, 1 माइनस 2 और प्लस में 3 तिया, ओ यहाँ 1 है जी, यहाँ 1 है, गलती से लिखा गया 3, वही देखने यहाँ 9 कैसे बन गया, यहाँ आ गया 3, हाँ प्लस में देखो घुमा फिरा के वहीं पर पहुँच गया हम लोग। इस लाइन को देखिए कहाँ पर निकाल रहे थे, ये चीज़ देखिए वहीं पर है, उसी जगह पर है ना जी। कितना आ गया, दाएं बाएं कर दीजिएगा, डी का मान आ जाएगा माइनस, डी का मान माइनस उठा के यहाँ लगे बैठा दो, आ गया आंसर। अब सुनिए सवाल का अगला पॉइंट कहता है कि इस लाइन से इस प्लेन का डिस्टेंस बताइए। तो क्या इस प्लेन का उस लाइन से वही डिस्टेंस है जो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस होगा? अरे ये पॉइंट तो इसी में मौजूद है, इसीलिए ये पॉइंट पहले से आपको दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा यही P है। तो P हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस AX1 प्लस में BY1 प्लस में CZ1 प्लस में D, मॉडुलस लगा दो पॉजिटिव के लिए, अंडर रूट क्या लिखते हैं बोलो, डिस्टेंस फार्मूला A² प्लस B² प्लस C। फिर से बोलो, उस लाइन के पॉइंट किसी पॉइंट, तो उस लाइन का तो पॉइंट हमको पता ही नहीं, हाँ पॉइंट पता है, यस। तो इस लाइन का एक पॉइंट पकड़ लो और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो पकड़ लो, वैसे भी कर सकते हो, सेम आएगा एकदम सही है। यहाँ भी पॉइंट आपको है एक ठो पता है आपको, यहाँ से ये पॉइंट आप निकाल सकते हैं। मेरे पास एक ठो पहले से दिया हुआ सजा के, तो पहले हम दिमाग लगा जाते हैं, यहीं से अप्लाई मारते हैं। 1 इंटू बोलो, 1 इंटू नीचे डायरेक्शन रेशियो है ना, लाइन का डायरेक्शन रेशियो। नो रुकिए, वेट, हाँ वो नहीं, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, हाँ ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो है जी। और हम लोग अभी निकाले हैं इस प्लेन का इक्वेशन, सुनो, हाँ हम लोग तो ये जो है किसी प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस प्लेन का इक्वेशन बताइए क्या है, इस प्लेन का इक्वेशन अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने, ये वाला इक्वेशन, डी रखने के बाद वहाँ ये है x माइनस वाई प्लस में 3z अब माइनस में 2 बराबर 0, ये है प्लेन का इक्वेशन। तो इस प्लेन का इस पॉइंट से, तो इस पर एक तो पॉइंट और होगा, बोलो इस पर पॉइंट, ऐसे नहीं निकलेगा जी। चलो इस पर पॉइंट कौन सा होगा, इस पर पॉइंट बताइए कोई आदमी, एक तो -3 होगा सर, 5 होगा सर, और कितना होगा 7 होगा। ये पॉइंट खोज पा रहे ना आप लोग, यानी इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल देना है। तो ये प्लेन का नॉर्मल यहाँ है, हाँ यहाँ गड़बड़ा, 1 इंटू -3 प्लस है ना जी, -1 इंटू -1 इंटू 5 और 3 इंटू 7 और नीचे अंडर रूट, बोलिए A² इसका पकड़ाएगा, A² 1 का स्क्वायर 9, बोल दीजिए कितना हो गया ये हो गया -3 -5 प्लस में 21 और नीचे हो गया 10 और 1 11। सही बात है, हर बार में हो गया गड़बड़, -2 रह जाएगा यहाँ पर। अब बता दो कितना हो गया, -2 माइनस ये हो गया -5 10 हो गया, डायरेक्ट हो गया, ऊपर 11 नीचे हो गया √11, कट के आ गया √11 यूनिट दूर होगा। बात समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, सब पुराना ही वाली बात है, निकाल रहे थे, लेकिन अभी हम लोग गड़बड़ कर रहे थे, लाइन से डिस्टेंस निकाल रहे थे, प्लेन से डिस्टेंस होता है ये वाला फॉर्मूला। लिखो तो जल्दी से इसको, समझ में आ रहा क्या क्या मामला चल रहा है? मेरे ख्याल से लगभग सवाल आप लोग बना दीजिएगा। क्या और बताएं या छोड़ दें आज? लगभग सवाल तो उसी तरह से चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए तो। इसका आंसर कौन सा वाला वो उधर ये भी आंसर है, ये दोनों एक ही है। आप एक बार छोड़ दिए, क्या छूट गया? छोड़ दिए थे 3 नंबर जो बताए थे ना, आल्सो फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन एंड गिवन प्लेन, ये भी पूछा था आप, इसका जो है ना बस वो 0 करके छोड़ दी 3 नंबर में। हाँ नीचे कोई बात तो आप अपने से भी निकाल सकते हो, इसमें वही कहानी हो गया, लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, 3 नंबर में वो पार्ट छूट गया है, आप लोग कर लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा, अब निकल जाएगा आप लोगों से। हाँ वही बात लिखा हुआ है। कौन आइडिया जी? लाइन का फिर से बोले, क्या बोले थे? जो सर उस टाइम पे लाइन के पॉइंट से वो ए वाली का डिस्टेंस निकाल रहे थे, लाइन के पॉइंट से हाँ सर सही बात बोला, कैसे निकलेगा? काम नहीं पड़ेगा सर, मतलब उसका काम नहीं हो पाएगा ना, ये तो हमको नहीं ना पता है। सही बात है, सुनो, लाइन का पॉइंट कहाँ पर हमको ये नहीं पता है, प्लेन का भी पॉइंट कहाँ पर इस प्लेन में नहीं पता। हो सकता है कि ऐसे हो,
ये तो निकलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं तो आमने सामने का डिस्टेंस निकलता है। तो ये तो हमको नहीं ना पता है कि कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। वो तो आप हो जाएगा कि हाँ उस लाइन पर जो पॉइंट है और इस प्लेन पर जो उसका डिस्टेंस निकल जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला से। कौन सा डिस्टेंस? कुछ नहीं है, आपको प्लेन का डिस्टेंस याद होगा। हमारे पास एक प्लेन होता है ऐसे करके, याद करो, ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d बराबर 0। एक पॉइंट यहाँ पर लिखाता है x1 y1 z1। तो इससे अगर हमको डिस्टेंस निकालना होता तो p बराबर क्या लिखते हैं, a इंटू x1 उस पॉइंट को, b इंटू y1 उस पॉइंट को, c इंटू z1 प्लस में d अंडर रूट। सर यहाँ इक्वेशन तो हमको लाइन कर दिया होगा। बोलो बोलो। इक्वेशन तो लाइन कर तो लाइन पर एक तो पॉइंट है कि नहीं है? लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, अरे लाइन पर एक तो पॉइंट होगा ना, एक इस लाइन पर एक तो पॉइंट है, तो वो पॉइंट तो हमको पता है ना, ये -3 5 7, उसी पॉइंट से उस प्लेन का दूरी पूछना। तो आप बोलिए सर प्लेन तो बाहर निकल गया, प्लेन एक यहीं पर थोड़े है, यहाँ पर भी पॉइंट उसी के सामने निकलेगा डिस्टेंस। प्लेन भी अनंत है, लाइन भी अनंत है ना, तो एक पॉइंट तो हमको पता है लाइन पर। जब भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, एक पॉइंट तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, इस पॉइंट का इस प्लेन से। इस प्लेन का इक्वेशन क्या है जी सर? इस प्लेन का इक्वेशन ये वाला, ये नीचे आप देख रहे हैं वो ये लिखा हुआ है। बात समझ में आई? यही वो p डिस्टेंस होता है। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस। क्या बनेगा ये सवाल आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए एक बार, जल्दी से पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 8। क्या आप लोगों से बन जाए क्वेश्चन नंबर 8? हिंट कर दें हम, हिंट कर दें एक बार। देखो कुछ नहीं कह रहा, एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो एक 2 पॉइंट से पास करता है। पिछले बार जो था सवाल उसमें 1 पॉइंट से पास कर रहा था, इस बार क्या कर रहा है? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट बताइए। पहला पॉइंट है सर a 0 0 ना, ऑरिजिन है ये कह सकते हैं आप, ऑरिजिन है। दूसरा पॉइंट भी है इसमें, बताइए कितना है? 3 - 1 और 2 है। सुनो, और जो है ये प्लेन वाला जो पैरेलल है वो इस लाइन के है। लाइन का इक्वेशन आपको दे दिया है, बस हम आपको कंसेप्ट बता देते हैं कि कैसे आप इसमें स्टेप लीजिएगा। बोलो जी कोई आदमी, क्या कीजिएगा? सबसे पहले सर हमको निकालना है इस प्लेन का इक्वेशन। तो प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? ए बी सी चाहिए। सबसे पहले ये बताओ, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, एक पॉइंट से पास करवाओ उसको। तो a इंटू कितना होगा बोलो? x - x1, b इंटू y - y में यहाँ ध्यान दीजिएगा, c इंटू z - z1 बराबर 0। बोलिए, इस प्लेन से पास कर गया पॉइंट से यहाँ 0। हाँ सुनिए, यहाँ से निकल गया इतना 0, यहाँ निकल गया ax और by या प्लस में cz और बराबर में 0। अब सुनो, ये वाला प्लेन, ये पॉइंट इसमें भी तो है, जैसे सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्वेशन खट से निकल गया सर, x के जगह पर 3a, b के y के जगह पर -1 तो -b हो गया, और यहाँ 2 हो गया, 2c हो गया बराबर 0। एक तो इक्वेशन यहाँ से, और दूसरा जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा, मतलब ए बी सी, वो उस पर परपेंडिकुलर चला जाएगा। यानी कि इस प्लेन का नॉर्मल यही तो है जो हमने माना है। हमने माना होगा ए बी सी इस प्लेन का नॉर्मल। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा बोलो? a इंटू एक्स, ए बी इंटू -4 और 7c बराबर 0। बोलो जी बच्चा, समझ में आ रहा है? अतर के ऊपर से जा रहा है। जैद बोलो। इधर वाला भूल गए सर, डाल दिए ना, आप समझ नहीं पाए। अच्छा दोबारा देख लोगे? वही वीडियो दोबारा से देख लोगे? कुछ नहीं, ये प्लेन लाइन पैरेलल प्लेन क्या, तो नॉर्मल बैक नॉर्मल, और उसका पहले लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो गया तो वही कंडीशन, परपेंडिकुलर जहाँ हुआ a1 a2 b1 b2 c1 c2, दोनों को हल कर लो, abc निकाल लो, abc निकाल के यहाँ लगे बैठा दो। कहाँ पर बैठाना होगा? यहाँ पर बैठा दीजिए, किसी में बैठा सकते हैं। x1 यहाँ बैठा हो, इसी में बैठाना होगा, इसमें बैठा सकते हैं, इसी में बैठा सकते हैं, जिसमें मन करो उसमें बैठा दो। चलो अगला सवाल पढ़िए। अब सब ऐसा ही कंडीशन का आएगा। एक तो सवाल और बता देते हैं, बता दें एक तो और, छोड़ दें, थक गए आप लोग? एक तो और देख लो, बस सब एग्जाम्पल में बना हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा भी लिख न रहे हैं, तो हम टाइम सेव कर रहे हैं। घर पर बैठ के इत्मीनान से सब सवाल को बनाइएगा। बस आज के लिए लास्ट सवाल देखो, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 - 1 and 2। सुनो जी, एक प्लेन का कह रहा है इक्वेशन निकालिए। फिर से देखिए घुमा फिरा के, कह रहा है एक प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो पास करता है एक पॉइंट से जिसका नाम है 4 - 1 और 2। सवाल पढ़ रहे हैं आप लोग? ठीक है।
एंड विच इज़ पैरेलल टू ईच ऑफ द लाइन। अब कह रहा है ये जो प्लेन है दो लाइन के पैरेलल है, लो तो घुमा फिरा के तो फिर वही कहानी हो गया, दोनों लाइन के पैरेलल x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 और y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। खाली ये देख लीजिएगा कि ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। और नीचे दूसरा लाइन दिया गया आपके पास x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 y माइनस, फिर से वही कहानी हो गया। बोलो क्या करेंगे, इस प्लेन का इक्वेशन मान लीजिए आप कुछ, मान लेंगे। ठीक है। आप चाहें तो दो तरह से बना सकते हैं, या तो a1 एक ax by c1 ऐसे मान लो, या तो इस प्लेन को पहले ही यहीं से मान लो, एक पॉइंट से गुजार दीजिए, प्लेन का गुजार दीजिए एक पॉइंट से, खट से निकल जाएगा इक्वेशन। बोलो इसका इक्वेशन क्या होगा, आप दोनों पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों लाइन से आपको ए बी सी में एक तो मिल जाएगा आपको, दो तो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, घुमा के रख दीजिए। क्या जी आबिद, बन जाएगा। 11 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग टू द पॉइंट दिस एंड कंटेनिंग द लाइंस दिस। सुनो कह रहा है, इसको मिला दें, लाइन उसी के अंदर है। हाँ कंटेन कर रहा है, मैंने उसी पर मौजूद है। सुनो 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 सुनो, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। कह रहा कि उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए जो पास कर रहा है, कहाँ से, एक पॉइंट से 0, 7 और -7 से पास कर रहा है, ठीक है। कोई पॉइंट होगा यहाँ पर, मान लेते हैं पास कर रहा है। कंटेनिंग द लाइन दिस, जो इस लाइन को भी कंटेन करता है, किस लाइन को, लाइन का इक्वेशन दे दिया आपको। हाँ जी, ये लाइन उसी प्लेन पर है जिसका इक्वेशन आपको सवाल में मेंशन कर दिया है, x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय -3, बोलो -3, हाँ y माइनस 3/2 बताते हैं अभी तुरंत बता रहे हैं, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। प्लस 2/1। हाँ अब सोचिए कि नॉर्मल कैसे, सबसे पहले तो नॉर्मल तो हमको निकालना ही पड़ता है, तो नॉर्मल तो मानो ना इसका ABC, इस प्लेन का नॉर्मल मान लेते हैं ABC। इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, पहले ये बताइए। दोनों का रिलेशन रेशियो 0 तो हो गया पहला इक्वेशन, तो ये घर से निकल गया, पहला इक्वेशन तो यहीं से पकड़ा गया आपका, क्या पकड़ा गया बोलिए, 3 -3a और प्लस में 2b। बस इसको देख लीजिएगा कि ये सब कुछ ठीक है, ऊपर सब ठीक है, c बराबर c, पहला इक्वेशन। अब सर दूसरा कैसे निकालें, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिखे। ये देखो 90 डिग्री, ये तो होना ही 90 डिग्री, ऐसा तो होना है, क्योंकि लाइन उसी प्लेन पर मौजूद है, तो जो नॉर्मल होगा वो तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, यही हमारा नॉर्मल है। अच्छा सुनो, ये पॉइंट है एक प्लेन जिससे गुजर रहा है, एक और पॉइंट इसमें है। अब बताओ ये लाइन जिस पॉइंट से गुजर रहा है उस पर जो पॉइंट है वो इस प्लेन पर भी तो मौजूद होगा, तो बताइए ये कौन सा लाइन किस पॉइंट से गुजर रहा है, ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रहा है सर, -1, 3 और -, यही आपको समझना है खाली। अब इसका यूज़ करके एक तो इक्वेशन निकाल दो, उसको सेटिस्फाई करवा दो, इसको फिर से मिल गया ABC में इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दो, ABC का मान घुमा के रख दो कहाँ पर, वहाँ पर a इंटू x माइनस x1, या तो इसको यूज़ करो या तो आप डायरेक्ट मानिए प्लेन का इक्वेशन। हाँ फिर से बताते हैं, देखिए सुनो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट इस प्लेन पर मौजूद है, रख के इक्वेशन निकाल लीजिए खट से। बोलो क्या हो गया, a इंटू x माइनस 0, हाँ उसके बाद सेटिस्फाई करवाएंगे, ये निकला इस प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। और इसी प्लेन पर तो ये पॉइंट भी मौजूद है, अब इसको सेटिस्फाई करवा दीजिएगा डायरेक्ट इस पर रख के। ABC में इक्वेशन यहाँ निकला, एक तो पहले से निकाल के रखे हुए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेंगे घुमा के, फिर से इसी पर बैठेंगे लाके, यही हमारा मेन इक्वेशन निकलेगा, यही मेन इक्वेशन है। B का मतलब y माइनस y1 का मतलब 7 और C z माइनस z1 का मतलब ये -7, तो प्लस हो जाएगा 0। लास्ट में जो ABC निकलेगा उसको लाके आपको यहाँ पे बैठाना है, इस जगह पे बैठाइएगा, तोड़ दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। या आबिद जैसे बनाएगा वैसे कर सकता है, ये भी एक मेथड से कहा कि सर हम इसी को मान लेंगे AB x b y और CZ प्लस D बराबर 0 मान लिया इसको, ABC तो ये कंडीशन तो यही तुरंत बन जाएगा, ये तो ऐसे ही बन गया। अब इस प्लेन ये प्लेन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, ये प्लेन इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा ना, सेटिस्फाई करवा दी पहले से, हाँ तो इस एक को सेटिस्फाई करवा के ABC में इक्वेशन निकाल दो, सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ बैठा दो यहाँ बैठा दो, इन दोनों को हल कर लो, हल करने के बाद फिर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के D निकाल लो, D निकाल के इक्वेशन में बैठा दीजिए, जैसे चाहें आप वैसे निकाल सकते हैं। आप अलग अलग तरीका सीखे हुए हैं, जैसे चाहें आप वैसे बना सकते हैं। चलिए जी और बताएं या छोड़ें, 12-13 है। वो सब कल बता दीजिएगा। अच्छा कल का क्या टॉपिक है, रुको छोटे टॉपिक आप पहले बोल दें। है तो छोटा ही टॉपिक, 1 घंटा 30 मिनट तो हो चुका है। हाँ एक तो थ्योरम ये वाला बताएंगे, एक ही थ्योरम ही है कल की क्लास में, एक तो आपको बता देंगे इंटरसेक्टिंग प्लेन का लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, 2 थ्योरम बता के कल ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल से बन जाएगा आपसे सवाल, ठीक है। ट्राई करोगी, 12 एग्जाम्पल देख लोगी, 13 एग्जाम्पल देख लोगी, और सवाल को ट्राई कीजिएगा बनाने का, बन जाना चाहिए। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। तो हम लोग जो है 30 तारीख तक ख़त्म करेंगे वेक्टर थ्योरी को, 31 को एक क्लास लेंगे आपका हम सेट थ्योरी का, जिसमें लंबा क्लास होगा,
पूरा कंसेप्ट उसका बेसिक सब क्लियर करेंगे।